So yes, good morning guys and welcome to our channel which is स्टॉक आनंद। बहुत बहुत स्वागत है वापस से आप लोगों का। और आप देख रहे हैं स्टॉक आनंद। दिस इज अभिषेक आनंद। आज फिर से हम लोग, आज संडे का दिन है तो संडे को थोड़ा सा डिटेल्ड वे में चीज़ों को समझेंगे। हमारे मार्केट में क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रही हैं चीज़ें, और उसको हम कैसे, उसको किस तरह के अप्रोच के साथ हम डील करें। बहुत लोगों का वो अलग टेंशन चल रहा होगा जो फ्राइडे का मूव रहा है मार्केट का। उस पे मैंने वीडियो भी बनाया और वीडियो भी आपको, आप लोगों के सामने आया होगा। तो देखिए, स्टॉक मार्केट सिंपल सा एक चीज उस दिन भी मैंने आपको बताया, आज भी मैं बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट आपका स्ट्रेट लाइन में कवर नहीं करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं इक्विटीज इक्विटीज इक्विटीज, जन बेसिकली जो अभी 3-4 साल से मार्केट में इन्वेस्ट करना जो स्टार्ट जिन्होंने किया है, उन्होंने मंदी कभी देखी नहीं, या मंदी देखी भी नहीं है तो उस मंदी को कभी उन्होंने पढ़ा नहीं है। चाहे वो 2008 का हो, चाहे वो 2019, अगर रिसेंटली जो लोगों ने देखा होगा, फ्रॉम 13-14 थाउजेंड टू 7 थाउजेंड की जर्नी। तो ये छोटे मोटे आधे परसेंट 1% के गिरावट में भी पैनिक हो जाते हैं, और सीएनबीसी और यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने लग जाएंगी। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू हैव सम इन्वेस्टमेंट, बहुत डिस्काउंटेड रेट पे सारी चीजें मिल रही हैं। सिंपल है, इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज नॉट द राइट टाइम। यू आर ट्रेडिंग ऑन प्रीमियम, है ना, प्रीमियम पे आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर किसी सामान का प्राइस 100 रुपये होना चाहिए तो उसका दाम अभी 140 रुपये चल रहा है। तो 140 पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो सकता है वो 100 रुपये पे आए। देखिए, कोई भी चीज हो, उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके टुवार्ड्स वो आने की कोशिश हमेशा करेगा। जैसे कि कुछ दिन पहले, शायद 5-6 दिन पहले एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि निफ्टी का अगर आप गूगल करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इट विल बी अराउंड 20,000। तो वो 20,000 के टुवर्ड्स आने की कोशिश करेगा जब भी इस तरह की परिस्थिति या सिचुएशन आएगी। अब क्या सिचुएशन है? अभी तक तो थर्सडे तक सब कुछ ठीक चल रहा था। आप लोगों का यही तो सवाल होगा ना, यार अभिषेक, अभी थर्सडे तक सारी चीजें ठीक चल रही थी, हम ऑल टाइम हाई लगा रहे थे सारे स्टॉक में, एक बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी हमारी आ रही थी, एवरीथिंग वाज गुड और सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक से ये क्या हुआ, है ना? अचानक से क्या हो गया कि निकई, जापान की जो स्टॉक मार्केट है निकई, आपका कम से कम वो 10%, 15% टूट गया है। या अचानक से क्या हो गया कि यूएस मार्केट में हर दिन 700 पॉइंट की, मतलब पिछले 2 दिनों में करीब करीब 1500 पॉइंट वो डाउ जोन्स आपका गिर गया, नैस्डैक गिरा हुआ है, राइट? अचानक कुछ भी नहीं होता सर, एवरीथिंग हैज सम रीजन। मार्केट को करेक्ट करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, और वो बहाना, बहाना नहीं कह सकते, फैक्ट ही है, बहाना क्या, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक्सक्यूज लगेगा ना। अभी हर चीज ना एक चेन ऑफ इवेंट होता है। यू आर ग्लोबलाइज्ड, आप ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में रह रहे हैं, आपका इंटरलिंक्ड है यूएस से, यूएस का जापान से, जापान का चाइना से, चाइना का इंडिया से। तो यू आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी जब अफेक्टेड होता है तो चेन ऑफ इवेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो कोई बड़ा इवेंट है, उसके बारे में एकदम 5 मिनट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल वे में मैं तो आपको समझा नहीं पाऊंगा इस छोटे से वीडियो में। आपको पढ़ना पड़ेगा, या नहीं भी पढ़ेंगे, मैं बेसिक लेमन लैंग्वेज में आम आदमी की तरह जो समझ में आ जाए आपको, वो मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। तो हुआ क्या अचानक से, और क्या हमारा अगला अप्रोच रहेगा अपने मार्केट को लेके, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैटर ऑफ कंसर्न तो है। ठीक है, मार्केट ने फ्राइडे ऑल, और देखिए हमारी गिरावट अभी तक कुछ खास हुई ही नहीं है। आपकी गिफ्ट निफ्टी भी अभी 70-80 पॉइंट बस डाउन है। अगर आप कंपेयर करेंगे निकई से या फिर यूएस के मार्केट से, तो आप बहुत कम गिरे हुए हैं, और गिफ्ट निफ्टी भी वही इंडिकेट कर रहा है। तो दैट इज ओके। लेकिन क्या हो रहा है उसको किस सीरियसनेस के साथ हमें लेना चाहिए, उसको एक बारी समझते हैं। ठीक है, नाउ 3 से 4 साल जो मैं आपको बता रहा हूं ना, कि आपको मंदी, तेजी और मंदी ना समझना पड़ेगा। जब मार्केट तेजी में है, जब एक मंदी आती है, तो मंदी, बहुत लोगों ने अभी जिस तरह का पार्टिसिपेशन बढ़ा है लोगों का,
खासकर यूथ्स का, है ना, मतलब हमारे आपके जैसे लोग जो 20 से 30 या 35 साल के लोग हैं जो पहले नहीं किया करते, तो वो 100% अपना जो सेविंग्स है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो एक एसेट क्लास वो चूज कर रहे हैं विच इज इक्विटी। मतलब स्टॉक मार्केट में आप शेयर लेके छोड़ दो, बहुत अच्छा रिटर्न है। डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आपके पास 100 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो 20 रुपए 30 रुपए आप इक्विटीज में लगाएं, मतलब स्टॉक मार्केट में लगाएं। 20 से 30% आपका कम से कम डेट फंड्स में होना चाहिए, एफडी करिए। 20 से 30% आपका गोल्ड में होना चाहिए। समझ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, कि मतलब एक एसेट क्लास में अगर अफेक्ट आता भी है तो आपके मेंटल हेल्थ को और फाइनेंशियल हेल्थ को वो अफेक्ट ना करे। दिस इज कॉल्ड, पहले कहावत भी एक कहा कहा जाता था ना, जब आप घर से निकल रहे हो तो पैसा जो मिलता था घर से, लोग कहते थे कि भाई इसको आप 4 पॉकेट्स में रखो। कुछ शर्ट वाले में रख लो, 2 पैंट में अलग अलग पॉकेट्स होते हैं उसमें रखो। वाई? कि अगर एक आध में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके पास कुछ बचा रहे। ठीक है। तो वही चीजें यहाँ भी देखिए, लाइफ के जो लेसन्स हैं वही स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल है। ऑल एवरीथिंग इज ऑन अ सेंटिमेंट्स और साइकोलॉजिकल। अगर साइकोलॉजिकली आप चीजों को समझेंगे ना, फैक्ट्स के फैक्ट्स को जानने के साथ साथ, तो बहुत इजी हो जाएगा स्टॉक मार्केट में सस्टेन करना और वहां से कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर पाना। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है। प्रॉफिटेबिलिटी तो आप अर्न तब करेंगे ना जब आप सस्टेन कर पाए। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब आते हैं, 3 बड़े इवेंट्स हुए हैं। अब इसको समझिए, एक साथ 3 बड़े इवेंट्स हुए जिसके वजह से आप देखेंगे कि यूएस मार्केट आपका लगातार फ्लडेड है, रेड है। जापान, निकेई ऑलमोस्ट आपका 15% डाउन है। और फ्राइडे को जो 1-1.5% हमारी गिरावट हुई, वो हुई है। 3 बड़े इवेंट्स क्या हो गए? ऑलरेडी फ्राइडे के वीडियो में मैंने कुछ इवेंट्स डिस्कस किया, आज थोड़ा सा उसको क्लैरिटी के साथ मैं कोशिश करता हूं समझाने का। एक तो पहला इवेंट ये हो गया है यूएस वाला चीज। यूएस वाला चीज क्या हुआ, देखिए ये चेन ऑफ इवेंट है। चेन ऑफ इवेंट है इसलिए है कि इसको एक एक करके सीक्वेंस वाइज समझते हैं, ठीक है, तो मजा आएगा, आप लोगों को भी थोड़ी स्टोरी लाइन समझ में आएगी। पहले क्या हुआ कि निकेई ने, मतलब सॉरी, जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया। अब एक समझिए ये कितनी बड़ी बात है। भाई, यूएस से हम रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगातार 2000 जब से 24 स्टार्ट हुआ है कि अब के रेट कट आएगा, अब रेट, अभी रिसेंटली हम लोग रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं आया। उल्टा जापान ने क्या किया, रेट कट बढ़ा दिया उन्होंने। अब रेट कट बढ़ाने के बाद क्या होता है ना कि चेन ऑफ इवेंट समझिए कि इक्विटी में जिनकी जिनकी पोजीशन थी वो प्रॉफिट बुकिंग करने लग गए। अब बस जापान के लोगों का तो पैसा लगाना हुआ है नहीं वहां के मार्केट में, जितने भी एफआईआईज हैं या जापान के भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो और भी जगह पैसा लगा रहे हैं, यूएस के मार्केट में, चाइना के मार्केट में, या फिर आपका इंडियन मार्केट में। वो वहां से प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा लेके कहीं और इन्वेस्ट करने लग गए या किसी और एसेट क्लास में जाने लग गए। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब उससे हुआ क्या कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स थे, या यहाँ जो हम लोग जिनको एफआई कहते हैं, वहां के मार्केट में जो एफआईआईज थे या बड़े इन्वेस्टर्स थे, उनका पैसा तो निकल गया, उनकी प्रॉफिट बुकिंग तो हो गई। अब जो शेयर्स बच गए वो रिटेलर्स के पास बच गए, आम पब्लिक के पास बच गया ना। तो देखिए, जब पब्लिक के पास बस, अभी इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट में लगातार चीजें चल रही हैं, बढ़ रहा है, एफआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटेलर्स और ज्यादा कर रहे हैं, डीआईआईज और ज्यादा कर रहे हैं। अब एफआईज वहां से निकलेंगे तो किसके पास सारा शेयर्स बच जाएगा? रिटेलर्स के पास। तो रिटेलर्स के पास जब बस पैसा सब शेयर्स बच जाता है ना, वहां पे आप क्या कर सक, वहां से क्या होगा ना कि सस्टेन कर सकता है मार्केट। उसको आप ऊपर नहीं लेके जा सकते। ऊपर ले जाने के लिए या नीचे ले जाने के लिए क्या करना होगा, एफआईआईज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है। तो अब रिटेलर्स के पास वहां पे पैसा बचा, मतलब शेयर्स बचे। अब वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगे। मान लीजिए कि 100 रुपए पे मेरी एंट्री हुई थी, 80 रुपए पे मेरा एसएल गया, फिर 70 पे गया, कुछ लोगों का 100 पे मतलब 50 पे गया। वो एसएल हिट होता रह गया और लगातार पैसा निकलता रह गया।
ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद रिडेम्पशन जब जब होना स्टार्ट हुआ, तो अगर आप पैसा, आप देखिए, जब पैसा निकलने लग गया, उसको कहीं ना कहीं से तो रिडीम करके देना है ना उनको। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कुछ शेयर बेचा, मतलब एक आम आदमी की तरह, वहां से कहीं ना कहीं से तो पैसा उसको देना है। अब वहां का जो अफेक्ट है वो पड़ा यूएस पे। तो यूएस के मार्केट में क्या हुआ, एक शॉर्टिंग हुई, समझिए। अब शॉर्टिंग होने के बाद वहां से रिडम्पशन, क्योंकि वहां पे लोग बेचने लग गए ना, तो उनको कहीं ना कहीं से रिडीम करके पैसा देना है। तो यूएस में भी पैसा लगा हुआ है। तो यूएस में क्या हुआ कि वहां से बिकवाली स्टार्ट हुई, और वहां से पैसा देने का, रिडेम्पशन होने का स्टार्ट हो गया। अब यूएस मार्केट डाउन होने लग गया। साथ ही साथ यूएस का डेटा खराब आ गया। अभी पीएमआई के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पीएमआई लेस देन 50 आ गया, मतलब ये डिनोट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, जबकि आपका इकोनॉमिक एक्सपेंशन चलना चाहिए। जॉब्स के डेटाज आए, क्लेम्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाईएस्ट रेट पे है आपका। ये उसके बाद देखिए चेन ऑफ इवेंट्स देखिए, है ना। उसके बाद उससे क्या हुआ कि रेट कट हुआ नहीं। दूसरा, यूएस में जो एक्सपेक्टेशन था कि रेट कट होना चाहिए, वो रेट कट हुआ नहीं। एक और एड ऑन फैक्टर, एक और एड ऑन रीजन जो है वहां पे ट्रिगर हो गया कि भाई रेट कट होना था, अभी इलेक्शन है, ये लोग हो सकता है इग्नोर भी कर दें उन सब चीजों को। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया कि यूएस के बैंक्स जो हैं वो हैवी लॉसेस में बैठे हुए हैं। हैवी लॉसेस का मतलब है 580 बिलियन, ठीक है। तो उतने लॉसेस में बैठे हुए हैं, वो ऑलरेडी प्रेशर में है, और रेट कट हो नहीं रहा है, और चीजें इस तरह से यूएस जापान से यहाँ आ गई हैं। उसके वजह से और ज्यादा शॉर्टिंग हुई, सिचुएशन और पैनिक हुआ। अब उसके बाद क्या होता है ना कि जब इस तरह की चीजें होती हैं, तो करेंसी पे भी अफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को हो रहा होगा, क्योंकि मैं चिन्ह आपको बता रहा हूं। अब करेंसी जब अफेक्ट हुआ, तो यूएसडी जेपीवाई का जो पेयर है, वो आपका 160 to 140 हो गया। चीजें समझ रहे हैं। अब जब करेंसी अफेक्ट हुआ, तो करेंसी में एक पैनिक सिचुएशन आ गया, करेंसी ट्रेडिंग में एक पैनिक सिचुएशन हो गया। अब जब करेंसी में पैनिक सिचुएशन हुआ, तो एसएल से हिट होने लग गए लोगों के। देखिए एसएल पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि हर एक बड़े इन्वेस्टर्स का एक एसएल होता है, और वो हिट हुआ, वहां पे वापस से बिकवाली होगी, क्योंकि अपने पोजीशन को वहां से नीचे आया, फिर से बिकवाली होगी, फिर से शॉर्टिंग होगी, तो वहां से हिट हुआ। समझ रहे हैं चीजों को। तो ये आपका पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया करेंसीज में भी। साथ ही साथ इसराइल और ईरान भी जाग गया। अब ईरान ने कहा वी विल रिटेलिएट, और चीजें इस तरह से बिखरने लग गई, और ज्यादा वॉर का सिचुएशन बढ़ गया। तो एक तरफ से जो है ना, अब देखिए इसराइल और ईरान का क्या हो गया, करेंसी हमारा अफेक्ट हो गया, इक्विटीज हमारा अफेक्ट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, कमोडिटी। भाई इसराइल और ईरान ने उसको भी पूरा कर दिया, सोने पे सुहागा। ऑब्वियसली किसी किसी कंट्री के बीच अगर वॉर होता है ना, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट किस पे पड़ता है, कमोडिटीज पे पड़ता है। ऑब्वियसली क्रूड ऑयल और ये सारी चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत सारी चीजें लग जाती हैं, तो कमोडिटीज पे आपका, कमोडिटीज मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। उससे करेंसीज इफेक्ट होती हैं। करेंसीज इफेक्ट होगा, तो फिर गोल्ड पे असर पड़ेगा। मतलब चेन ऑफ इवेंट्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सब एक साथ जो चला ना, तो मार्केट, चाहे वो निकई हो, चाहे वो यूएस मार्केट हो। अब बात है हमारे मार्केट की, कि भाई अब हमारे मार्केट के साथ क्या हो सकता है, बिकॉज अभी तक हमारे पास उतना बड़ा फॉल नहीं आया। अब मंडे क्या होता है, अभी गिफ्ट निफ्टी आपकी 70-80 पॉइंट निगेटिव दिखा रही है ना। करीब आप लेके चलें कि 700 पे हम क्लोज हुए थे, 630 650 के आसपास वो चल रही है। तो इट इज नॉट अ बिग फॉल, ठीक है, अभी तक ठीक है। खुलने के बाद कितना वो नीचे जाता है, उस पे हम लोग एक बारी और डिस्कशन करेंगे चार्ट्स पे आके,
कि क्या हमारा क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है, कहाँ तक हम जाने का, हमारे को जाने की ज्यादा चांसेस है। उन सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ये चेन ऑफ इवेंट्स आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है ग्लोबली। और इस बीच में हमारा सेंटिमेंट निगेटिव था टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे, भाई 25,300 हम देख रहे थे। तो थोड़ी चीजें तो खराब हुई हैं, फ्राइडे को भी मैंने बताया कि चार्ट तो खराब हुआ है। ठीक है, ये फ्राइडे को मैंने आपको बताया, चार्ट तो खराब हुआ है। अभी एक चीज और समझिए कि जब इस तरह का वॉर वाला, इजराइल और ईरान वाला जो अगर ये एक्सेलरेट होता है तो चीजें और खराब हो सकती हैं। तो उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि यहां से चीजें और खराब ना हो और यहीं तक बातें रुक जाए। अगर खराब होता है ना सर, तो रसिया और यूक्रेन के वॉर में क्या हुआ था, एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि व्हेन रसिया और उसका स्टार्ट हुआ, तो मॉस्को का जो मार्केट था वो करीब करीब 5 दिन तक लोअर सर्किट लगा के खुला ही। हर दिन लगातार कॉन्जिक्यूटिवली फॉर 5 डेज इट हैज हिटेड अ लोअर सर्किट, मतलब लगातार नीचे। तो भाई गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि मार्केट अगर इस तरह से चलता रह गया तो जीरो पे पहुंच जाएगा, स्टॉक मार्केट अभी फिलहाल के लिए बंद कर दो क्योंकि वॉर वाला सिचुएशन है। स्टॉक मार्केट वहां का 1 महीने के लिए बंद था। अब अगर सोचिए कि इस तरह की सिचुएशन इंडिया में आती है, तो उन्होंने तो सस्टेन कर लिया, हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। 1 महीने के लिए बंद होने का मतलब है कि जितने लोग हैं उनमें से 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना 100% पैसा लगा रहे हैं, और 1 महीने के लिए वो बंद हो जाएगा तो मतलब कहने का कि आप पैसा तो निकाल ही नहीं सकते ऑब्वियसली ना, शेयर बेच सकते हैं, जिनका म्यूचुअल फंड्स में है वो नहीं बेच सकते, वो रिडीम नहीं कर सकते। तो ये हुआ था, ये नहीं हो सकता है इंडियन मार्केट में, पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि वी आर नॉट सो डाउन, अभी तक उतना हमारा कोई गिरावट हुआ नहीं है। लेकिन इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल ना। और स्टॉक मार्केट तो अनसर्टेनिटी है, वहां पे हमेशा है अनसर्टेनिटी, जहां पे आपका रिवॉर्ड अच्छा है वहां पे रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ही। अब 3 इवेंट तो आप समझ ही गए, यूएस का डेटा खराब आया, रेट कट नहीं हुआ, जापान ने रेट अपना बढ़ा दिया, उस तरह से क्या सीक्वेंस चेन ऑफ इवेंट्स क्रिएट हुआ, और ईरान और इसराइल ने उसमें एड ऑन एक चीज कर दी। अब एक चीज और समझिए कि स्मॉल कैप जो इतना रिटर्न पिछले 1 सालों में जिन्होंने दिया है, स्मॉल कैप मतलब आप समझ ही नहीं गए कि स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज, स्मॉल कैप कंपनीज 30-30%, 50-50%, 100-100% का रिटर्न देने के बाद एक साइकिल होता है। स्मॉल कैप का जो साइकिल होता है वो करीब करीब 16 से 22 महीने का होता है। और ये जो रैली है अप ट्रेंड की स्मॉल कैप की, इट हैड स्टार्टेड इन आई थिंक मार्च 23, 2023 मार्च से जो स्टार्ट हुआ है, अभी तक ये रुका नहीं। छोटी सी एक गिरावट आई थी लेकिन उसको हम लोग करेक्शन नहीं मान रहे। तो हर एक 16 से 22 महीने के साइकिल में स्मॉल कैप में एक गिरावट आती है। ठीक है, अब वो 16-17 महीने पे पहुंच गया है, अब वो 18वें महीने से करेक्ट करेक्ट करेगा या 19 या 20 या 22, वो कहना बहुत मुश्किल है किसी भी एनालिस्ट के लिए। लेकिन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना अब छोड़ दीजिए, उसमें घुसना अब छोड़ दीजिए, लार्ज कैप में आ जाइए। अभी भी लार्ज कैप में आप HDFC, रिलायंस, इस तरह के जो भी हमारे लार्ज कैप कंपनीज हैं उसमें आप इन्वेस्ट करिए, उसमें आप ट्रेडिंग करिए, अपॉर्चुनिटीज खोजिए। लेकिन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना और ट्रेडिंग करना बिल्कुल अब फिलहाल कुछ दिनों के लिए छोड़ देना बेहतर है। या अगर प्रॉफिट बहुत अच्छी खासी आपकी आ रही है तो इट इज द हार्ड टाइम टू बुक योर प्रॉफिट एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मॉल कैप इंडस्ट्री। क्योंकि साइकिल को तो आप देख ही रहे हैं ना। अब देखिए साइकिल होता है ना, साइकिल को समझिए। निफ्टी में बहुत बड़ा करेक्शन हम एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं, वी आर टू थोड़ा सा पॉजिटिव हम इसलिए है ना कि अभी वो बड़ी करेक्शन वाली बात आई नहीं है। हर एक इंडेक्स 30 से 40 हजार के रेंज में जाके एक बहुत अच्छा करेक्शन लेता है। निकई का बाजार क्या हुआ था 1990 में, उन्होंने ऑल टाइम हाई लगाया और बहुत अच्छी चीजें चल रही थी, बहुत जैसे अभी इंडियन मार्केट आपका चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई।
30,000 40,000 के रेंज में वो जैसे ही गया, वहां से गिर के वो 20,000 10,000 तक भी आया। वापस से अभी जो 35,000 आप निकई को देख रहे हैं ना, इनको 35 साल लगा है, 35 ईयर्स इनको लगा है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में। समझ रहे हैं चीजों को? निकई हैज टेकन 35 years ऑफ टाइम टू ब्रेक इट्स ओन हाई ऑफ लास्ट, जो लास्ट टाइम उनका लगाया हाई। तो 30 40 हजार से एक करेक्शन बहुत अच्छा खासा आता है। दिस इज वेव थ्योरी। बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। वेव थ्योरी होता है, थ्योरी के हिसाब से आपका एक वेव बनता है, ऊपर नीचे, उसके हिसाब से 30,000 कोई भी इंडेक्स अगर जाता है 30 से 40,000 के रेंज में, तो वहां से आप 40% 30% का करेक्शन देखते हैं नॉर्मली। वो एक दिन में नहीं होता, लेकिन 2 साल 3 साल में। जैसे निकई का मैंने बताया आपको, 35,000 30,000 से गिरा तो वो 10,000 तक भी आए। वापस से वो, उसको वहां 35,000 जाने में अभी जो ऑल टाइम हाई लगा था निकई का, और वापस से जो ऑल टाइम हाई लगने के लिए उसको 35 साल का टाइम लग गया, 35 years। एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जो भी है। इकोनॉमी बहुत बहुत बड़ी है सर। थर्ड और फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी है जापान की, छोटी इकोनॉमी है नहीं। जो फॉर्च्यूनर पे उड़ रहे हैं आज, इंडिया में जो मूव्स दिखा रहे हैं, वो भी आपका टोयोटा का है, विच इज ऑफ जापानीज कंपनी। ठीक है? तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनको भी इस तरह की चीजें, ये वो साइकिल होता है। तो अभी हम 25,000 पे खड़े हैं, 24,700 पे खड़े हैं। सभी लोगों का ये मानना है कि 30,000 के करीब अगर जाएंगे, 30 से 40,000 के रेंज में, उस तरह की चीजें हम इंडियन मार्केट में देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा सिक्योर है कि चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम 24,000 पे ही हैं, 25,000 पे ही हैं। ठीक है? लेकिन छोटी मोटी चीजें तो होंगी। अभी वॉर हो जाए, बम गिरा दे ईरान, या कुछ भी हो जाए, यूएस एकदम रिसेशन आ जाए, बहुत तरह की बातें हैं। तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, डेटास खराब आ रहे हैं यूएस के, आईटीज उस तरह के परफॉर्मेंस उनका नहीं हो रहा है। जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, उससे अफेक्ट पड़ा, वो साइकिल सारा हम लोगों का चल रहा है। अब एक चीज और, इन्वेस्टमेंट में स्मॉल कैप का मैंने आपको बताया, स्मॉल कैप के बाद जितने भी पीएसयूज हैं, जैसे अभी डिफेंस रेलवे, आरवीएनएल, आईआरएफसी, बीडीएल, बीईएल, आईआर, आपका एचएएल, इन सब चीजों से अब थोड़ा टाइम आ गया है कि आप दूर हो जाए। जितना पैसा आपको कमाना था, अगर उतना आपने कमा लिया है तो ठीक है, अब कमाने का अपॉर्चुनिटी भी कम है। यहां से ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कि 25 से 30 हजार निफ्टी नहीं जा सकते। इट इज द हार्ड टाइम, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट इज द हार्ड टाइम टू बी कॉशियस, कि यहाँ से आपकी एक करेक्शन आ सकती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है या यूएस मार्केट या उस तरह की, ये बात मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ। रेलवे से दूर हो जाइए, इट इज एन वेरी ओवर बाउट सिचुएशन सर। आप 40 40% 50 50% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां से तो 100% पे तो आना पड़ेगा ना उसको, कभी ना कभी। ठीक है? तो वो चीज आप ध्यान रखिए। जो भी पोजीशंस हैं, अगर ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो है तो उसको आप हेज कर सकते हैं। कवर्ड कॉल होता है, कैलेंडर स्प्रेड है, उससे आप कवर करके चले अभी फिलहाल। तो क्या होगा कि आपका उधर अगर कुछ जो भी लॉस चल रहा है, वो आप इतना प्रॉफिट इधर कवर कर लेंगे। तो कवर्ड कॉल होती है ऑप्शंस में, या ऑप्शंस में आप कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं। उसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है कवर्ड कॉल और उसको कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर कैलेंडर स्प्रेड आप अपने पोर्टफोलियो का अगेंस्ट कैसे बना सकते हैं। तीन सेक्टर्स जो अभी के लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है, अगर बहुत अच्छी गिरावट आती है तो कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वापस से आप रेलवे, डिफेंस, इन सब में नहीं घुसे। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल सजेशन है। 3 सेक्टर्स और 4 सेक्टर्स यू कैन टेक। फर्स्ट इज आईटी इज लुकिंग गुड। अभी नेस्डेक में थोड़ा गिरावट आया है, तो यहाँ पे भी आईटी में अफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आईटी सेक्टर इज वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड इज एफएमसीजी। एफएमसीजी, मैं बहुत दिन से, करीब पिछले 2 महीने से बुलिश हूँ एफएमसीजी को लेके। तो एफएमसीजी के अच्छे स्टॉक्स में आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छी गिरावट एक डिप पे। तीसरा सेक्टर विल बी आपका फार्मास्यूटिकल्स। फार्मा इज वेरी गुड। फार्मा पे भी जो अच्छे स्टॉक्स है सारे, देखिए इन सारे सेक्टर्स में भी सारे स्टॉक्स नहीं चलेंगे सर।
उसमें भी आपका कुछ स्टॉक चलेगा, कुछ स्टॉक नहीं भी चलेगा। तो स्टॉक्स भी पिक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सेक्टर से आप पिक कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स। चौथा, केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर में अभी भी अगर सारे सेक्टर से आप कंपेयर करेंगे तो केमिकल सेक्टर इज स्टिल अंडर वैल्यूड इन कंपैरिजन विथ अदर सेक्टर्स। तो केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं ऑन एनी डिप, और आईटी, फार्मा एंड एफएमसीजी। ठीक है, तो एक्सपोजर अगर आपको बढ़ाना है तो इनके अलावा कोई सेक्टर में जाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। तो सेफली थोड़ा सा कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी आपको अगर निकालना है तो वहां पे आप कर सकते हैं। चेन ऑफ इवेंट्स समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा है कि निफ्टी को किस तरह से हम लोग डिस्कस करें कल के लिए। कल, अब देखिए, अगर गिफ्ट निफ्टी यहीं पे रह जाती है मतलब 70-80 पॉइंट, तो यू विल हैव सम अपॉर्चुनिटी। अभी बुलिश तो हम हो नहीं सकते इस तरह के माहौल में। आप बुलिश कितना रह पाएंगे? ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा बायस्ड होता हूँ बुलिश ट्रेड्स को लेके, लेकिन इस तरह का सिनेरियो ऐसा है कि आप बुलिश हो ही नहीं सकते। तो आप बियरिश होने का अपॉर्चुनिटी, मतलब थोड़ा सा बियरिश मूव्स की तरफ ज्यादा मंडे को एटलीस्ट, उसके बाद फिर आगे जो होगा उसको हम लोग देखेंगे क्या किस अप्रोच के साथ जाना है। फॉर मंडे अगर 70-80 पॉइंट्स पे ही निफ्टी अगर मान लीजिए 200-300 पॉइंट गैप डाउन ही हो जाए तो उसमें क्या ही हम कमा पाएंगे। लेकिन अगर कमाने को देखें तो मार्केट अगर 70-80 पॉइंट यहीं पे क्लोज हो जाती है जहां पे अभी निफ्टी चल रही है, या वहीं पे ओपन हो जाती है, तो यू विल हैव सम अपॉर्चुनिटी टू 100, 150, 200 पॉइंट का आप टारगेट नीचे की तरफ ले सकते हैं। नाउ 550 to 500 will be the crucial support for Nifty। अगर 550 से 500 का लेवल टूट जाता है, मतलब पहले तो 550 और 500, 550 और 500, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 500 एक राउंड फिगर है, तो थोड़ा वो डिपेंड करता है कि कभी कभी राउंड फिगर्स भी आपके सपोर्ट बन जाते हैं। तो 500, 550 इज द टेक्निकल सपोर्ट एंड देन 500 इज द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो इस रेंज को लेकर चले, अगर इस रेंज के नीचे क्लोजिंग आती है ऑन डेली चार्ट, देन 24,000 का टारगेट ओपन हो जाएगा। 24,000। तो अभी हम 25,000, अभी 2 दिन पहले बुधवार को हम 25,000 की बात कर रहे थे, अब हम 24,000 का बात कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है, पहले भी मैंने आपको बताया कि डेप्थ नहीं है मार्केट में। बैंक निफ्टी में डेप्थ नहीं है, निफ्टी में डेप्थ है। निफ्टी तो फिर भी चलिए डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारी स्टॉक्स है उसमें। बैंक निफ्टी में डेप्थ नहीं है। बैंक निफ्टी, हालांकि फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने बहुत संभाला निफ्टी को, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि निफ्टी में 24,000 ओपन हो जाएगा, अगर 24,550 या 500 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो 550 एक कल के लिए भी एक लेवल होगा। अगर 550 से पुल बैक आना स्टार्ट होता है, चलिए चार्ट पे चलते हैं ना, चार्ट पे चलते हैं एंड देन वी विल डिस्कस इस दिस थिंग। चलिए, पहले डेली चार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। डेली चार्ट पे क्या हुआ? डेली चार्ट बहुत पॉजिटिव लग रहा था एंड इस तरह की मार्केट में एक लेवल ये था जिसको ब्रीच करके क्लोजिंग आई ऊपर। क्लोजिंग आने के बाद ये लगातार इंडिसेसिव कैंडल्स बनाता रह गया, और अब ये गैप डाउन खुल के यहाँ पे गिरा है। हो सकता है कल एक और गिरावट हम लोग देखें। तो विल वॉच, विल प्लान आवर ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट फॉर नाउ, अगर मैं 5 मिनट के कैंडल पे चलूं, ठीक है, तो मैं कल की बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है हमें। इसको, इस लेवल्स को हम लोग मिटा दें, इसको हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। अब देखिए, 550 डायरेक्ट, मतलब बिना कोई कंफ्यूजन के ना, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड हमें रखना ही नहीं है। 550 यहाँ पे हमें लगाना है, या 500 लेवल डायरेक्ट 500 to 550 हम लेके चलते हैं। ठीक है, ये हुआ देखिए 550 का लेवल। ठीक है,
और एक और लगाइए यहाँ पे 500 का लेवल, ये आपका सपोर्ट जोन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन हो गया। अब इस सपोर्ट जोन से अगर क्लोजिंग यहां पे आती है कल निफ्टी, या गैप डाउन होके आए या कैसे भी आए, तो एक तो शॉर्ट आप करके चल सकते हैं। अगर यहां पे इस वाले लेवल पे आके पुल बैक आना स्टार्ट होता है, मतलब इस रेंज को वो तोड़ के क्लोजिंग देने लग जाए और सस्टेन करने लग जाए, तो फिर एक पुल बैक आ सकता है ऊपर की तरफ। देखिए, हम लोग डायरेक्टली निगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकते, है ना। मार्केट जिस तरह से मूव करेगा, और जिस तरह की, देखिए जब तक आपके पास पैसा है, जैसे अभी मार्केट में क्या हो रहा है ना, इंडियन मार्केट में स्पेशली क्या हो रहा है कि 1% गिर रहा है तो लोगों का सेंटिमेंट जाग जा रहा है कि भाई इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्ट करो, प्राइस मिल रहा है, गिर रहा है, पैसा घुसाओ, पैसा लगाओ, है ना। म्यूचुअल फंड्स भी पैसा लगा रहे हैं लार्ज कैप में या जो भी है, तो वो क्या कर रहा है, मार्केट को संभाल ले रहा है। तो अगर इस तरह की गिरावट आती है और ये करीब 550 से सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है, तो ऊपर एक पुलबैक, अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिगर होंगी चीजें। ठीक है, तो जिन्होंने शॉर्ट कर रखा होगा उनके भी असल ट्रिगर होंगे, अगर पुल बैक आता है उनकी शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो यहां से एक पुल बैक आप 550 500 के लेवल से देख पाएंगे, तो एक ऊपर की तरफ आप ट्रेड कर सकते हैं। वो लाइव मार्केट में हम लोग वॉच करेंगे, उस पर जो भी अपडेट्स होंगी मैं करता रहूंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये चीज लेकर चलिए। ऊपर अगर हमारे को बुलिश ट्रेड एकदम बनाना होगा, तो 730 विल बी द क्रूशियल लेवल। तो बस दो लेवल आप लेके चलिए। पहला 25,50 सॉरी 24,550, और 24,500 एक रेंज है सपोर्ट का। उसके रेंज के बाहर जाता है तो नीचे 24,000 का टारगेट ओपन हो जाएगा। अगर डेली चार्ट पे क्लोजिंग आ जाती है, मतलब मंडे को अगर वो इसके नीचे क्लोज कर दे, देन इट विल बी वेरी इजी उनके लिए कि 24,000 वो दिखा दे। कितना है, 2-2.5% है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो 2-2.5% वो तो आपको देखने में लग रहा है कि 24,000, 25,000 से डायरेक्ट 24,000 बहुत बड़ा कोई बात नहीं, 2-2.5% है। ठीक है, अगर ऊपर जाता है 24,730, ये लेवल भी मार्क कर लीजिए फिलहाल मंडे के लिए तो ठीक है, लेकिन 730 जो है ना, ये आपका एक लेवल होगा। 730 यहां लेके चलते हैं, ठीक है, ये वाला। अगर 730 के ऊपर, इस वाले लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, तो इंटरडे में आप थोड़ा देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज कि ऊपर जाए। लेकिन गैप डाउन, अगर एक लंबा चौड़ा गैप डाउन होता है, तो 730 फिर भी एक लेवल होगा। चाहे वहां से वो रिवर्स बैक कर लाए, या अगर रिवर्स बैक कर जाए पुल, वहां से एक रिवर्सल ले ले, रेसिस्टेंस ले ले, या फिर उसको ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ 800 900 की तरफ जाने के चांसेस है। तो ऊपर की तरफ हम लोगों ने सिंपल 3 लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। First is the support, which is 550 to 500 levels. Second is 730, 740. ठीक है, ध्यान रखिए। और किस तरह का मार्केट रहता है मंडे को, ट्यूसडे को, एंड देन वी विल डिसाइड कि हमारा क्या ट्रेंड। देखिए, अभी भी हम पॉजिटिव टेरिटरी में ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव टेरिटरी में आ गए। लेकिन जिस तरह का ग्लोबल माहौल चल रहा है, जिस तरह की ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, इंडियन मार्केट में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ये दिक्कत जो भी आएगी, ये ग्लोबली आएगी। जापान की वजह से आएगी, या फिर यूएस की वजह से आएगी, या फिर और भी कंट्रीज की वजह से आएगी, उसका अफेक्ट आपको पड़ेगा, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। आप घर में हैं तो 5 मेंबर्स हैं, एक मेंबर में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो सारे परिवार को दिक्कत देती है। तो वो चीजें यहाँ भी एप्लीकेबल, मैंने आपको बताया, लाइफ लेसन ही स्टॉक मार्केट है। आपके पास नॉलेज है, और इन सब चीजों से भी आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो यू आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, तो वहां पे अगर इकोनॉमी पे कुछ असर पड़ता है किसी कंट्री के, तो यहाँ पे भी अफेक्ट पड़ेगा। बाकी पॉजिटिव टेरिटरी में थे और अभी भी हैं, जब तक हम 550 होल्ड कर रहे हैं, 500 होल्ड कर रहे हैं, तब तक हम पॉजिटिव टेरिटरी में। 500 अगर क्रॉस हो जाता है नीचे की तरफ, तो 24,000 हमारा एक क्रूशियल, तब तो वहां से हम 24,000 तक जा सकते हैं इजिली।
तो 24,000 पे फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। अभी के लिए फिलहाल हमारा यही सिनेरियो है। इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट स्टॉक्स जो आपको मैंने जो सेक्टर्स आपको बताए हैं, केमिकल, एफएमसीजी, आईटी एंड आपका फार्मा, ये चार सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। अगर डिप पे मिलता है तो उसको आप बाय कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज, और थोड़ा सा ध्यान देके ट्रेड करें। आज के लिए संडे है, थोड़ा आराम से मैंने वीडियो बनाया कि आप लोगों के पास भी टाइम होगा, तो देखिए अच्छे से समझिए। कुछ चीज़ें अगर क्वेरीज आती हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं वापस से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड आज 2-3 वीडियोस और आएंगी ऑप्शन से रिलेटेड, कुछ वीडियो मैं डालूंगा जो बेसिक्स टू एडवांस की तरफ हम लोग कवर करेंगे। एक दिन में पॉसिबल नहीं है, 3-4-5 वीडियोस हो सकता है। तो आज हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होंगे ऑप्शंस में तो बिल्कुल आप वो उसको एफिशिएंटली कैसे यूज करना है, ऑप्शन होता क्या है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के अप्रोच के लिए मिलते हैं कल मार्केट के बाद। लाइव गाइडेंस के लिए आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मेरा नंबर पहले से होगा तो आपको बस पिन कर दें, एक बार ही पिन कर दें, तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट वाले में ऐड कर दूंगा। और जो भी लाइव हमारा अपडेट होता है कि निफ्टी यहाँ से यहाँ अब ये होनी चाहिए, यहाँ से ये मुझे जो भी मेरा व्यू रहता है वो मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ अपने ब्रॉडकास्ट में, तो आपको भी वो शायद हेल्प करे और आपके व्यू को हो सकता है सपोर्ट करे, या आपके व्यू को हो सकता है थोड़ा कमजोर करे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं वापस से नए नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। इंटेंशन कल मिलते हैं वापस से। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होपिंग टू हैव अ प्रॉफिटेबल डे अगेन ऑन मंडे। कोशिश करिए डिसिप्लिन्ड वे में काम करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।